भावसरिता में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, भावसरिता में अभी तक आपने सिर्फ निक्की पुष्कर की कविताओं को सुना है, उनकी रचनाओं को सुना है, यानी कि मेरी रचनाओं को सुना है। और अब भावसरिता आपसे एक नए अंदाज में मिलने जा रहा है। तो सबसे पहले, अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। जी, तो मैं बात कर रही थी कि एक नए अंदाज की, भावसरिता के नए अंदाज की। जी हाँ दोस्तों, भावसरिता नए अंदाज में आपके सामने आएगा, और इस नए अंदाज में हमने शामिल किया है हमारे ऐसे साहित्यकारों को जिन्होंने कि साहित्य के क्षेत्र में, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में एक कीर्तिमान स्थापित किया है। और जिन साहित्यकार को सबसे पहले मैं सम्मिलित करने जा रही हूँ, उनका जिक्र किए बिना हिंदी साहित्य का ना आरंभ होता है ना अंत होता है। उन्होंने समाज के सबसे निम्न वर्ग को, सबसे छोटे तबके को अपनी कहानियों का नायक बनाया। हाशिए पर पड़े लोगों को उन्होंने अपना नायक बनाया। तो आप समझ ही गए होंगे मैं किन की बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं प्रेमचंद जी की बात कर रही हूँ। प्रेमचंद जी ने कई कहानियाँ लिखी किसानों की समस्या पर, दलितों की समस्या पर, लेकिन इस श्रृंखला में सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि उनका एक उपन्यास को शामिल करना चाहती हूँ। तो आप बने रहिएगा मेरे साथ, और इस उपन्यास का नाम है निर्मला। आज उसकी पहली कड़ी प्रस्तुत करने जा रही हूँ, और उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो अधिक वक्त ना लेते हुए शुरू करते हैं निर्मला। यों तो उदय भानुलाल के परिवार में 20 ही प्राणी थे। कोई ममेरा भाई था, कोई फुफेरा, कोई भांजा था, कोई भतीजा, लेकिन हमें उनसे कोई प्रयोजन नहीं। वह अच्छे वकील थे, लक्ष्मी प्रसन्न थी, और कुटुंब के दरिद्र प्राणियों को आश्रय देना उनका कर्तव्य ही था। हमारा संबंध तो केवल उनकी दोनों कन्याओं से है। बड़ी बेटी का नाम निर्मला और छोटी का नाम कृष्णा था। अभी कल दोनों साथ साथ गुड़िया खेलती थी। निर्मला का 15वां साल था, कृष्णा का 10वां। फिर भी उनके स्वभाव में कोई विशेष अंतर न था। दोनों चंचल, खिलाड़िन और सैर तमाशे पर जान देती थी। दोनों गुड़िया का धूमधाम से ब्याह करती थी। सदा काम से जी चुराती थी। माँ पुकारती रहती थी, पर दोनों कोठे पर छिपी बैठी रहती थी कि न जाने किस काम से माँ हमें बुलाती है। दोनों अपने भाइयों से लड़ती थी, नौकरों को डांटती थी, और बाजे की आवाज़ सुनते ही द्वार पर आकर खड़ी हो जाती थी। पर आज एकाएक एक ऐसी बात हो गई है जिसने बड़ी को बड़ी और छोटी को छोटी बना दिया है। कृष्णा यही है, पर निर्मला बड़ी गंभीर, एकांत प्रिय और लज्जाशील हो गई है। इधर महीनों से बाबू उदय भानुलाल निर्मला के विवाह की बातचीत कर रहे थे। आज उनकी मेहनत ठिकाने लगी है। बाबू भालचंद्र सिन्हा के ज्येष्ठ पुत्र भुवन मोहन सिन्हा से बात पक्की हो गई है। वर के पिता ने कह दिया कि आपकी खुशी ही है, दहेज दें या ना दें, मुझे इसकी परवाह नहीं। हाँ, बारात में जो लोग आएं उनका आदर सत्कार अच्छी तरह से होना चाहिए, जिसमें मेरी और आपकी जग हंसाई ना हो। बाबू उदय भानुलाल थे तो वकील, पर संचय करना ना जानते थे। दहेज उनके सामने कठिन समस्या थी। इसलिए जब वर के पिता ने स्वयं कह दिया कि मुझे दहेज की परवाह नहीं, तो मानो उन्हें आंखें मिल गईं। डरते थे न जाने किस किस के सामने हाथ फैलाना पड़े। 2-3 महाजनों को ठीक ठाक कर रखा था। उनका अनुमान था कि हाथ रोकने पर भी 20,000 से कम खर्च न होंगे। यह आश्वासन पाकर वे खुशी के मारे फूले न समाये।
इसकी सूचना ने अज्ञान बालिका को मुंह ढांपकर एक कोने में बिठा रखा है। उसके हृदय में एक विचित्र शंका समा गई है। रोम रोम में एक अज्ञात भय का संचार हो गया है। न जाने क्या होगा। उसके मन में वे उमंगें नहीं हैं जो युवतियों की आंखों में तिरछी चितवन बनकर, होठों पर मधुर हास्य बनकर और अंगों में आलस्य बनकर प्रकट होती है। नहीं, वहाँ अभिलाषाएं नहीं हैं, वहाँ केवल शंकाएं, चिंताएं और भीरू कल्पनाएं हैं। यौवन का अभी तक पूर्ण प्रकाश नहीं हुआ है। कृष्णा कुछ कुछ जानती है, कुछ कुछ नहीं जानती है। बहन को अच्छे अच्छे गहने मिलेंगे, द्वार पर बाजे बजेंगे, मेहमान आएंगे, नाच होगा, यह जानकर प्रसन्न है। और यह भी जानती है कि बहन उसके गले मिलकर रोएगी, यहाँ से रो धो कर विदा हो जाएगी, मैं अकेली रह जाऊंगी। यह जानकर दुखी है, पर यह नहीं जानती कि यह इसलिए हो रहा है। माताजी और पिताजी क्यों बहन को इस घर से निकालने को इतने उत्सुक हो रहे हैं। बहन ने तो किसी को कुछ नहीं कहा, किसी से लड़ाई नहीं की। क्या इसी तरह एक दिन मुझे भी ये लोग निकाल देंगे? मैं भी इसी तरह कोने में बैठकर रोऊंगी और किसी को मुझ पर दया ना आएगी। इसलिए वह भयभीत है। संध्या का समय था। निर्मला छत पर जानकर अकेली बैठी आकाश की ओर और तृषित नेत्रों से ताक रही थी। ऐसा मन होता था पंख होते तो वह उड़ जाती और इन सारे झंझटों से छूट जाती। इस समय बहुधा दोनों बहनें कहीं सैर करने जाया करती थी। बग्गी खाली न होती तो बगीचे में ही टहला करती, इसलिए कृष्णा उसे खोजती फिरती थी। जब कहीं न पाया तो छत पर आई और उसे देखते ही हंसकर बोली, तुम यहाँ आकर छिपी बैठी हो और मैं तुम्हें ढूंढती फिर रही हूँ। चलो, बग्गी तैयार कर आई हूँ। निर्मला ने उदासीन भाव से कहा, तू जा, मैं ना आऊँगी। कृष्णा, नहीं मेरी अच्छी दीदी, आज जरूर चलो। देखो कैसी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मेरा मन नहीं चाहता, तू चली जा, निर्मला ने कहा। कृष्णा की आंखें डबडबा आई। कांपती हुई आवाज़ से बोली, आज तुम क्यों नहीं चलती? मुझसे क्यों नहीं बोलती? इधर उधर छिपी छिपी फिरती हो। मेरा जी अकेले बैठे बैठे घबराता है। तुम न चलोगी तो मैं भी न जाऊंगी, यहीं तुम्हारे साथ बैठी रहूंगी। और जब मैं चली जाऊंगी तब क्या करेगी? तब किसके साथ खेलेगी और किसके साथ घूमने जाएगी? बता। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, अकेले मुझसे यहाँ रहा न जाएगा। निर्मला मुस्कुराकर बोली, तुझे अम्मा न जाने देगी? कृष्णा, तो मैं भी तुम्हें न जाने दूंगी। तुम अम्मा से कह क्यों नहीं देती मैं न जाऊंगी? निर्मला, कह तो रही हूँ, कोई सुनता ही नहीं। कृष्णा, तो क्या यह तुम्हारा घर नहीं है? नहीं, मेरा घर होता तो कोई क्या जबरदस्ती मुझे निकाल देता? कृष्णा, इसी तरह किसी दिन मैं भी निकाल दी जाऊंगी। और नहीं तो क्या, तू बैठी रहेगी? हम लड़कियां हैं, हमारा घर कहीं नहीं होता, निर्मला ने कहा। कृष्णा, चंदर भी निकाल दिया जाएगा? निर्मला, चंदर तो लड़का है, उसे कौन निकालेगा? तो लड़कियां बहुत खराब होती होंगी। निर्मला, खराब ना होती तो घर से भगाई क्यों जाती? कृष्णा, चंदर इतना बदमाश है, उसे कोई नहीं भगाता। हम तुम कोई बदमाशी भी नहीं करती। एकाएक चंदर धमधम करता हुआ छत पर आ पहुंचा और निर्मला को देखकर बोला, अच्छा आप यहाँ बैठी हैं? ओहो, अब तो बाजे बजेंगे, दीदी दुल्हन बनेगी, पालकी पर चढ़ेगी। ओहो। चंदर का पूरा नाम चंद्रभानु सिन्हा था। निर्मला से 3 साल छोटा और कृष्णा से 2 साल बड़ा। निर्मला, चंदर मुझे चिढ़ाओगे तो अभी जाकर अम्मा से कह दूंगी। चंदर, तो चिढ़ती क्यों हो? तुम भी बाजे सुनना। अब आप दुल्हन बनेंगे। क्यों कृष्णी, तू बाजे सुनेगी? वैसे बाजे तूने कभी नहीं सुने होंगे। कृष्णा, क्या बैंड से भी अच्छे होंगे?
चंद्र, हाँ हाँ, बैंड से भी अब बहुत अच्छे, 1000 गुने अच्छे, लाख गुने अच्छे। तुम जानो क्या, एक बैंड सुन लिया तो समझने लगी कि उससे अच्छे बाजे नहीं होते। बाजे बजाने वाले लाल लाल वर्दियाँ और काली काली टोपियाँ पहने होंगे, ऐसे खूबसूरत मालूम होंगे कि तुमसे क्या कहूँ। आतिशबाजियाँ भी होंगी, हवाइयाँ आसमान में उड़ जाएंगी और वहाँ तारों में लगेंगी तो लाल पीले हरे नीले तारे टूट टूट कर गिरेंगे। बड़ा मज़ा आएगा। कृष्णा, और क्या क्या होगा चंदर, बता दे मेरे भैया। चंदर, मेरे साथ घूमने चल तो रास्ते में सारी बातें बता दूंगा। ऐसे ऐसे तमाशे होंगे कि देखकर तेरी आंखें खुली रह जाएंगी। हवा में उड़ती हुई परियां होंगी, सचमुच की परियां। कृष्णा, अच्छा चलो, लेकिन न बताओगे तो मारूंगी। चंद्र, भानु और कृष्णा चले गए, पर निर्मला अकेली बैठी रह गई। कृष्णा के चले जाने से इस समय उसे बड़ा क्षोभ हुआ। कृष्णा, जिसे वह प्राणों से भी अधिक प्यार करती थी, आज इतनी निठुर हो गई, अकेली छोड़कर चली गई। बात कोई न थी, लेकिन दुखी हृदय, दुखती हुई आँख है जिसमें हवा से भी पीला होती है। निर्मला बड़ी देर तक बैठी रोती रही। भाई बहन, माता पिता सभी इसी भांति मुझे भूल जाएंगे। सबकी आंखें फिर जाएंगी, फिर शायद इन्हें देखने को भी तरस जाऊं। बाग में फूल खिले हुए थे, मीठी मीठी सुगंध आ रही थी। चैत की शीतल मंद समीर चल रही थी। आकाश में तारे छिटके हुए थे। निर्मला इन्हीं शोकमय विचारों में पड़ी पड़ी सो गई और आंख लगते ही उसका मन स्वप्न देश में विचरने लगा। क्या देखती है कि सामने एक नदी लहरें मार रही है और वह नदी के किनारे नाव की बाट देख रही है। संध्या का समय है। अंधेरा किसी भयंकर जंतु की भांति बढ़ता चला आता है। वह घोर चिंता में पड़ी हुई है कि कैसे यह नदी पार होगी, कैसे पहुंचूंगी। रो रही है कि कहीं रात ना हो जाए, नहीं तो मैं अकेली यहाँ कैसे रहूँगी। एकाएक उसे एक सुंदर नौका घाट की ओर आती दिखाई देती है। वह खुशी से उछल पड़ती है और ज्यों ही नाव घाट पर आती है, वह उस पर चढ़ने के लिए बढ़ती है, लेकिन ज्यों ही नाव के पटरे पर पैर रखना चाहती है, उसका मल्लाह बोल उठता है, तेरे लिए यहाँ जगह नहीं है। वह मल्लाह की खुशामद करती है, उसके पैरों पड़ती है, रोती है, लेकिन वह यह कहे जाता है, तेरे लिए यहाँ जगह नहीं है। वह क्षण में नाव खुल जाती है। वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। नदी के निर्जन तट पर रात भर कैसे रहेगी, यह सोचकर वह नदी में कूदकर उस नाव को पकड़ना चाहती है कि इतने में कहीं से आवाज़ आती है, ठहरो ठहरो, नदी गहरी है, डूब जाओगी। वह नाव तुम्हारे लिए नहीं है, मैं आता हूँ, मेरी नाव में बैठ जाओ, मैं उस पार पहुँचा दूँगा। वह भयभीत होकर इधर उधर देखती है, यह आवाज़ कहाँ से आई। थोड़ी देर के बाद छोटी सी डोंगी आती दिखाई देती है, जिसमें न पाल है, न पतवार और न मस्तूल। पेंदा फटा हुआ है, तख्ते टूटे हुए, नाव में पानी भरा हुआ है और एक आदमी उसमें से पानी उलीच रहा है। वह उससे कहती है, यह तो टूटी हुई है, यह कैसे पार लगेगी। मल्लाह कहता है, तुम्हारे लिए यही भेजी गई है, आकर बैठ जाओ। वह एक क्षण सोचती है, इसमें बैठूं या न बैठूं। अंत में वह निश्चय करती है, बैठ जाओ। यहाँ अकेली पड़ी रहने से तो नाव में बैठ जाना फिर भी अच्छा है। किसी भयंकर जंतु के पेट में जाने से तो यही अच्छा है कि नदी में डूब जाऊं। कौन जाने नाव पार पहुंच ही जाए। यह सोचकर वह प्राणों को मुट्ठी में लिए हुए नाव पर बैठ जाती है। कुछ देर तक नाव डगमगाती हुई चलती है, लेकिन पानी बढ़ता ही चला जाता है। आखिर नाव चक्कर खाने लगती है। मालूम होती है अब डूबी, अब डूबी। तब तक किसी अदृश्य सहारे के लिए दोनों हाथ फैलाती है। नाव नीचे जाती है और उसके पैर उखड़ जाते हैं। वह जोर से चिल्लाई और चिल्लाते ही उसकी आंख खुल गई। देखा तो माता सामने खड़ी उसका कंधा पकड़कर हिला रही थी। बाबू उदय भानुलाल का मकान बाजार में बना हुआ है। बरामदे में सुनार के हथौड़े
और कमरे में दर्जी की सुइयां चल रही हैं। सामने नीम के नीचे बड़ा ही चारपाइयाँ बना रहा है। खपरेल में हलवाई के लिए भट्टा खोदा गया है। मेहमानों के लिए एक मकान ठीक किया गया है। यह प्रबंध किया जा रहा है कि हर एक मेहमान के लिए एक एक चारपाई, एक एक कुर्सी और एक एक मेज हो। हर 3 मेहमानों के लिए एक एक कहार रखने की तजवीज़ हो रही है। अभी बारात आने में 1 महीने की देर है, लेकिन तैयारियां अभी से हो रही हैं। बारातियों का ऐसा सत्कार किया जाए कि किसी को ज़बान हिलाने का मौका न मिले। वे लोग भी याद करें कि किसी के यहाँ बारात में गए थे। पूरा मकान बर्तनों से भरा हुआ है। चाय के सेट हैं, नाश्ते की तश्तरियाँ, थाल, लोटे, गिलास। जो लोग नित्य खाट पर पड़े हुक्का पीते रहते थे, बड़ी तत्परता से काम में लगे हुए हैं। अपनी उपयोगिता सिद्ध करने का ऐसा अच्छा अवसर उन्हें फिर बहुत दिनों के बाद मिलेगा। जहाँ एक आदमी को जाना होता है, 5 दौड़ते हैं। काम कम होता है, हुल्लड़ अधिक। जरा सी बात पर घंटों तर्क वितर्क होता है और अंत में वकील साहब को आकर निर्णय करना पड़ता है। यह कहता है यह घी खराब है, दूसरा कहता है इससे अच्छा बाजार में मिल जाए तो टांग की राह से निकल जाऊं, तीसरा कहता इसमें तो हीक आती है, चौथा कहता है तुम्हारी नाक ही सड़ गई है, तुम क्या जानो घी किसे कहते हैं। जब से यहाँ आए हो घी मिलने लगा है, नहीं तो घी के दर्शन भी न होते थे। इस पर तकरार बढ़ जाती और वकील साहब को झगड़ा चुकाना पड़ता था। रात के 9 बजे थे। उदय भानुलाल अंदर बैठे हुए खर्च का तखमीना लिए लगा रहे थे। वह प्रायः रोज ही तखमीना लगाते थे, पर रोज ही उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन और परिवर्धन करना पड़ता था। सामने कल्याणी भौहें सिकोड़े हुए खड़ी थी। बाबू साहब ने बड़ी देर के बाद सिर उठाया और बोले 10,000 से कम नहीं होता, बल्कि शायद और बढ़ जाए।